चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में टूरिज्म इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बहुत सारे प्लान्स अनाउंस किए हैं। तो जो टूरिज्म और इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नज़ीर हैं और यहाँ पर हैं मौजूद मोहम्मद इब्राहिम सिया जो प्रेसिडेंट हैं ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर से, और उबैर शाह CEO और डायरेक्टर हैं सुपर फ्रेश एग्री प्रोडक्ट्स के। इब्राहिम सिया, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी, क्या बदला है और क्या क्या आप चाहते हैं कि आगे और क्या हो कश्मीर में? सबसे पहले शुक्रिया इस शो में लाने के लिए। अभी तक तो कुछ नहीं बदला है, अभी तक तो वैसा ही है, लेकिन कुछ बदलाव ज़रूर आए हैं टूरिज़म के लिहाज से। कुछ टूरिज़म बढ़ चुका है पोस्ट एब्रोगेशन से, और वो बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि एब्रोगेशन जब किया था तो कुछ दिखाना भी था लोगों को, तो ये टूरिज़म एक उनके लिए बहुत अच्छा फैक्टर था लाने के लिए। इसके लिए मैं देखिए, अच्छी चीज़ के लिए किसी का अप्रिसिएशन भी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं अप्रिसिएशन करता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने जो कश्मीर के लिए एक सिग्नल दिया टूरिज़म के लिए, वो टूरिज़म एकदम से बूस्ट आ गया। फिर मैंने पिछले भी आपसे कहा था कि वो G20 समिट जो हुआ वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप था उनका। फिर एज ऑफ नाउ अभी तक तो ऐसा कुछ दूसरी बदलाव तो है नहीं। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है लोकल गवर्नमेंट से, लेकिन अभी पॉलिटिकल उस सिनेरियो में है, कुछ लग नहीं रहा है साफ साफ कि होने क्या वाला है। लेकिन जब हम टूरिज्म की बात करें तो जाहिर सी बात है कि डल झील से बेहतर कोई जगह नहीं जहां हम पर्यटक इंडस्ट्री की बात करें, पर्यटक कितने आए हैं और पर्यटकों से यहाँ की इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि हमने कश्मीर को टेररिज्म हॉटस्पॉट के बदले अब टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाया है। वो तो और हकीकत नंबर खुद बयान करते हैं, वो तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन नंबर खुद बयान करते हैं कि हमारे होटल सारे फुल रहे पिछले कई सीजन से, हाउस बोट शिकारे खूब हर एक काम कर रहा है। क्या ये सही नहीं है कि और टूरिज्म बूम तो कोई इनकार नहीं कर सकता है? नहीं, आपका कहना सही है नज़ीर साहब, उसमें कोई दोहराए नहीं है। बूम पे तो था, इस जून तक बूम पे था, ज़रूर बूम पे था, लेकिन जो नंबर बता रही है गवर्नमेंट उस नंबर को हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैच करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो मैं समझता हूँ, जो अगर यहाँ पे कोई बैगिंग के लिए भी आता है उसको भी टूरिज़म में गिना जाता है। लेकिन जो हाँ ज़रूर है कि टूरिज़म एक बूम पे था, होटल्स, हाउस बोट्स और रौनक चारों ओर थी। शिकारे वाला, टैक्सी वाला, हर एक इंसान खुश था टूरिज़म से है, खुश भी है, क्योंकि टूरिज़म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एकदम से इंसान को बिल्कुल अपने काम पे ले जाती है बिना किसी खर्चे के। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री दिखती भी है और यहाँ पर शिकारा भी चल रहा और है। बिकती भी है। हाँ। बिल्कुल बिकती है और बिकती भी है। लेकिन असल बात तो है ना, जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त तो लीन पीरियड है। दो चीजें हैं, एक तो पहले अमरनाथ यात्रा थी, 2 महीने उसमें सुरक्षा की कई मुश्किलात थे, इस वजह से उसके बाद जब इलेक्शन जहां भी हों, पर्यटक ज्यादा तादाद में नहीं जाते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि गाड़ियों का भी इलेक्शन के साथ एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज गाड़ियों को हायर करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हायर करते हैं। जाहिर सी बात है आज तो लीन पीरियड होगा। लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे पिछले 3 साल से, खासतौर पे कोविड के बाद, क्योंकि जो बाहर के मुल्कों में लोग नहीं गए तो पूरा जो भी टूरिस्ट फ्लो था कश्मीर की तरफ आया। लेकिन एक चैलेंज रहा है कि जो हमारी जो इनटेक कैपेसिटी है, जो हाई एंड टूरिज्म के लिए हमें बेहतर होटल और फैसिलिटीज, क्या आप लोग वो क्रिएट कर पाए? वो सवाल, टूरिस्ट तो आते हैं, उसमें कोई नहीं, वो अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है और कई जगह पे बैन्स भी लगे हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए। अगर होटलियर कोई अपना इसको हाई एंड के लिए, हाई एंड क्लाइंट जो आते हैं, जो आए पोस्ट कोविड के बाद, क्योंकि जब सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद हुई तो उन्होंने कश्मीर का रुख किया। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबों ने लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो कुछ हद तक निराशा भी हुई, क्योंकि खैबर, ललित और ताज के अलावा यहाँ कोई हाई एंड होटल उतने अच्छे नहीं थे जो जहाँ पे वो रह सकते हैं। लेकिन फिर भी होटल वालों को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इस कम समय में भी अपने होटल्स को काफ़ी हद तक उस हद तक पहुँचाया ताकि वो उनको यहाँ पे अकोमोडेट कर पाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हाई एंड के लिए अभी भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। उबैर, मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक नया कल्चर दिख रहा है स्टार्टअप्स के तौर पर। जो नए कश्मीरी हैं, जो आप लोग हैं, आप लोग
बाहर से वापस आ रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है, जो एग्रो इंडस्ट्री है, उसमें क्या अभी भी कश्मीरी एप्पल इतना पॉपुलर है? यस डेफिनेटली, एज यू सेड कि मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, और एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं टू सेट अप अ बिजनेस, बट इन अवर केस यहाँ पे आई स्टार्टेड इन 2018 में मैंने अपना काम शुरू किया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वर इन प्लेस ऑलरेडी, तो उनसे काफ़ी सपोर्ट भी मिला, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कि विदाउट देयर सपोर्ट जो सब्सिडीज़ थी हमारी जो सेटअप करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री से मैं वाबस्ता रखता हूँ, तो वहाँ पे हमें सब्सिडीज़ मिली, हमको उस चीज़ से काफ़ी बूस्ट मिला, और जो आई वुड से कि एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफ़ी बेहतर हुआ है, पॉलिसीज़ भी अच्छी है, पर्टिकुलरली हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी जो आई, उससे गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 5000 करोड़ हॉर्टिकल्चर पे जो पुश है, उससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे जैसे जो भी पढ़े लिखे हैं, बाहर कॉरपोरेट्स में थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग सेक्टर बन गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी में, तो उसको बूस्ट करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ है। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। हॉर्टिकल्चर की जो बात है, वो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है हमारी जो इकोनॉमी के लिए, ख़ासतौर पर रूरल इकोनॉमी के लिए। और कश्मीर में जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, जैसे मैं आपको बताऊँ, पीक सीज़न में हमारे 1200 ट्रक्स जाते हैं हर दिन एप्पल लेके बाहर। ये कोई छोटी एक्टिविटी नहीं है। तो उसको जो बढ़ावा देने के लिए, उससे मार्केट इंटरवेंशन के लिए, एमएसपी के लिए क्या क्या चीज़ें हुई जो पहले नहीं थी? जी अभी बहुत सारी चीज़ें, और जैसे ख़ास तौर पे जो कनेक्टिविटी की बात है, रेल आ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, फोर लाइनिंग हो रही है। तो देखिए काफ़ी चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख मेट्रिक टन जो कोल्ड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे कश्मीर में, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया। बाकी जो आपने जो कहा लॉजिस्टिक का, हमेशा यहाँ पे चैलेंज रहा है, क्योंकि जो हम पेरिशेबल्स के साथ डील करते हैं, तो ये टाइमली मार्केट में पहुँचना चाहिए। अब हाईवे हमारे ब्लॉकेड रहते थे हमेशा, क्योंकि वेदर की वजह से लैंडस्लाइड्स होती थी हाईवे पे, तो हफ्ता भर हमारे हाईवेज़ बंद रहते थे। लेकिन अब वो उसमें काफ़ी बेहतरी आई, जैसे रेलवेज़ भी आ रहा है। तो बट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लास्ट माइल लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, सो दैट कि जो पेरिशेबल्स हैं ये टाइमली अपने डेस्टिनेशंस और मार्केट्स में पहुँचे। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बात करी कि एमएसपी, उसमें वी हैव एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से भी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से भी थी, और जो अभी हमारी गवर्नमेंट बनने वाली उनसे भी एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे हिमाचल के पैटर्न पे हमें यहाँ पे सब्सिडीज़ मिले, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स को, क्योंकि ये प्राइस सप्लाई डिमांड का इशू रहता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस काफ़ी हैं, इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट्स में, तो उन चीज़ों को मार्केट एक प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एमएसपी ऑन पैकेजिंग मटेरियल एंड एमएसपी ऑन स्टोरेज पे अगर रहे, तो उससे काफ़ी एक फार्मर जो उसका डिस्ट्रेस टाइमली आता है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, वो उससे वो ओवरकम कर सकता है। जो एप्पल है, जो आपकी एप्पल इंडस्ट्री है, बहुत ही फ्लरिशिंग एप्पल इंडस्ट्री रही है, तो क्या उसके चैलेंजेस, अभी नए चैलेंजेस क्या हो रहे हैं? जी चैलेंजेस हमारे, जैसे गवर्नमेंट का बहुत पुश है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, और साथ साथ जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमें आई थिंक चैलेंजेस काफ़ी इम्पोर्टेड एप्पल से जो बाकी विदेशों से आ रहा है, जैसे पर्टिकुलरली ईरान की मैं बात करूं, इलीगल रूट से ईरान, जैसे अफ़गानिस्तान के रूट से एप्पल इंडियन मार्केट्स में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज है हमें अपना एप्पल बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ एक साइड से हम प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये जो इंडियन कंज्यूमर्स को एप्पल कश्मीर का बहुत टेस्टी भी है और अच्छा भी है। जो बड़ा थ्रेट है हमारा अभी, जो एप्पल जो इंपोर्ट हो रही है, वो एक बड़ा चैलेंज है। ये इंपोर्ट एप्पल की जो बात है, लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, दरअसल भारत और अफगानिस्तान के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दो ईरान से वो अफगानिस्तान एप्पल बेचते हैं और अफगानिस्तान से यहाँ आ जाता है। अच्छा। तो एक तरह की ट्रिक हो रही है इंडियन मार्केट के साथ भी और इंडियन जो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ भी। लेकिन एप्पल की बात में जब हम बात कर रहे हैं, तो जो कश्मीर में एप्पल पैदावार होती है वो करीब 22 लाख मीट्रिक टन है, जो पूरे मुल्क में 80% जो हमारा एप्पल प्रोडक्शन, 80% प्रोडक्शन, 80% पूरे प्रोडक्शन। दूसरी बात, एक तरफ तो ये इकोनॉमी करीब 10,000 करोड़ का यहाँ कश्मीर में आता है इसका। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है हॉर्टिकल्चर, 8 करोड़ मैन डेज इसमें आते हैं काम दिन।
और उससे अलावा जो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हॉर्टिकल्चर। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास यहाँ 7 करोड़ एप्पल ट्रीज है, और ये तकरीबन 2 साल पहले की मेरे पास ये डेटा है। ये हमारे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। तो इस लिहाज से जो पर्यावरण या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। एशिया में सबसे बड़ा ऑर्चर्ड एरिया है, सेकंड लार्जेस्ट कश्मीर में है। तो इस लिहाज से अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, और अगर जो हम हाई डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री है एप्पल की, ये 40,000 करोड़ तक जा सकती है, वो इसका तकमीना लगाया। तो इसके लिए क्या हम तैयार हैं, और मार्केट क्या हमारा है उसके लिए पूरे डेफिनेटली जैसे हम बात करें तो जो हमारा मुल्क है, इट्स अ बिग मार्केट। ये इट्स नॉट मार्केट फॉर कश्मीर एप्पल्स और हिमाचल एप्पल्स जो हम कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, इट्स मार्केट फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को एज अ मार्केट समझते हैं टू सेल देयर प्रोड्यूस, बिकॉज वो अपने मुल्कों में प्रोडक्शन उनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके लिए कंज्यूमर्स नहीं है, तो दे लुक अप टू इंडिया एज अ मार्केट फॉर देयर एप्पल्स। बट हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है कि एप्पल्स बाहर से आए, बिकॉज वी नीड एप्पल्स की डिमांड राउंड द ईयर रहती है पूरी कंट्री में। हमें प्रॉब्लम है जो इलीगल रूट से जो एप्पल आता है, वो एक इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज पिछले 2-3 साल से बना हुआ है। इब्राहिम भाई, मैं आपके पास अब आऊंगी, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री की चर्चा हमेशा से होती रही है। कश्मीर सिनोनिमस रहा है एप्पल से और इस डल झील से। तो आप इतने सारे पार्टीज का आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, कौन सी पार्टी आपके पॉलिसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, या कोई एक विजन के साथ आ रही है इस इलेक्शन में? मैं आपसे साफ सी बात कहूँगा कि इस इलेक्शन में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कैसी पॉलिसी लेके आ रहा है, क्योंकि कोई भी क्लियर चीज़ नहीं आ रही है। क्योंकि सबसे पहले ये इलेक्शन मैं एक दूसरे नज़र इसे देख रहा हूँ, एक अलग अंदाज से देख रहा हूँ। इसमें पहले मुझे लगता है लोकल पार्टियों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आ गए हैं, और अब इंडिपेंडेंटों की अभी मैं एक इंडिपेंडेंट से मिला, आई विल नॉट नेम इट, मैंने उनसे कहा कि आप हमारे लिए क्या हेल्प कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट हो। अगर कल को कोई लोकल पार्टी आती है तो पहले आप हमारा साफ कीजिए कि क्या आप उनके साथ ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे किसी पार्टी के साथ तो हेल्प क्या कर सकते हैं। तो ये पहली बात तो ये है। सारे लोग तो कहते हैं कि हम टूरिज़्म के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम टूरिज़्म को लाएंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगहें देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो पॉलिसीज़ अभी इतनी क्लियर नहीं है। सभी लोग ऐसे कहते हैं। अब नेचुरली जब ये तो 4 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या करने वाला है, कि कौन सी पार्टी आएगी। लेकिन जो घोषणा पत्र जो है या मंशूर है या मैनिफेस्टो पार्टीज ने दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, एक इलॉबरेट मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने दिया, बीजेपी ने आसाम ने लाया है, कांग्रेस ने नहीं किया है अभी तक। बिल्कुल सभी ने दिया है। अब ये कम से कम 3 पार्टीज ने तो दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दिया है, बीजेपी ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, अपना पीडीपी ने भी दिया है। पीडीपी भी जब मुफ्ती साहब प्राइम चीफ मिनिस्टर थे तो तब मैं टूरिज़्म बोर्ड का मेंबर था, द ओनली ट्रैवल सोसाइटी ऑफ कश्मीर, जो ट्रस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं खाली उनका मेंबर था। तब वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन आज पीडीपी डिफरेंट है, आज एनसी डिफरेंट है। एनसी ने भी आज एनसी जैसे पहले थे तो वो भी टूरिज़्म के लिए काफ़ी कुछ करते थे, लेकिन आज का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट आप देखते हैं? ये तो जनरेशनल शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं। एक तो जनरेशन देखिए, आज एक पहला सवाल ये है कि क्या वो पावर्स हमारी लोकल सरकार के पास है, क्या वो ऐसी चीज़ें कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। देखिए वो आप मुझे अंदाजा आप क्या कह रहे हैं, आप कहते हैं कि एलजी के पास पावर है, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए ये जो सरकार बन रही है उसमें एलजी के पास सिक्योरिटी के पावर हैं और दूसरी ट्रांसफर्स की बड़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जहां तक हमारे पानी, बिजली, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो फिर अगर ऐसा कुछ है, मैं आपसे नजीर साहब, इट इज गुड दैट आपने मुझे ये बताया। मैं बताऊं, लोगों को शायद ये लग रहा है कि इसके बाद पुलिस वगैरह सिक्योरिटी के पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगे जब तक ये यूटी रहेगी, जब तक स्टेट बनेगी, लेकिन बाकी जितने भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें सारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को ये पता नहीं है। आई थिंक हाफ ऑफ कश्मीर डजंट नो दिस, ये सबको पता नहीं है।
लेकिन आपने इस इसलिए आपके टूरिज्म उसमें एलजी या सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल कुछ नहीं करना नहीं, है, फिर ये तो इलेक्टेड फिर तो गवर्नमेंट जो को भी ही ये काम है। फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी डेफिनेटली वो टूरिज्म के लिए सबसे पहले अच्छा काम करेगी। लेकिन हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो हम अभी बात कर रही थी, फैसिलिटीज की बात करें पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो वो तो सरकार को तो नहीं करनी, होटल आप लोगों को बनाने हैं। नहीं, होटल तो हमने बनाने, होटल वालों को भी बनाने, लेकिन उसके लिए भी नज़ीर साहब आपको मालूम है उसके लिए भी टूरिज्म पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी लेट्स टेक सोनमर्ग, अभी सोनमर्ग में काम बंद है, अभी पहलगाम में काम बंद है। तो जो आगे जो अभी रिसेंटली इन्होंने जो टूरिज्म पॉलिसी निकाली है, तो उसमें जो हमारे होटलियर क्लब के प्रेसिडेंट है मुश्ताक चाया साहब, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बात कही थी कि ये एक क्लियर कर दीजिए कि यहाँ आप होटल बना सकते हैं। बाद में जब काम स्टार्ट करते हैं आप बोलते हो अब ये टूरिज्म पॉलिसी में नहीं है, ये दूसरा नोटिफाइड एरिया है तो इसमें नहीं बना सकते। तो वो चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ जो लोग हैं वो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मामला यह है ना कि बियरिंग जो कैपेसिटी है जगहों की, जैसे मैं आपको बताऊं, गुलमर्ग में जो हमारा प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ हमारा केबल कार है, उसकी आमदनी आई पिछले साल 100 करोड़ रुपया। बिल्कुल, तो वो दिखाता है कि जो टूरिज्म है बढ़ावा कितना आया है, आमदनी कितने, लेकिन जगह छोटी है। क्या वो इतनी कैपेसिटी है उस जगह के लिए? क्या वो खराब नहीं कर रहे हम इतने टूरिस्ट? एनवायरनमेंट के लिए हमने हर एक चीज़ एनवायरनमेंट के को लेके साथ चलना है। इतना टूरिज्म वहाँ गुलमर्ग जाता है, तो अब उन्होंने एक नई जगह द्रंग खोली है, तो थोड़ी देर के लिए वो उनको वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन गुलमर्ग इतना जब वो एक बूम आ जाता है, वो कैरिंग कैपेसिटी वो नहीं ले सकते, गुलमर्ग नहीं ले सकते उतना। वही तो पहलगाम हो या सोनमर्ग हो, नहीं, तो पहलगाम में फिर भी बेटर है। बताते हैं कि सोनमर्ग में और होटल बनने चाहिए, जब जगह नहीं है, जब उसकी वो एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। नहीं, एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, लेकिन जो अब इन्होंने जैसे पहलगाम में राफ्टिंग पॉइंट आ गया, इस तरह कई जगह पे अलग अलग पॉइंट्स भी आ रहे हैं जहां वो बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर पूरी सोनमर्ग में अगर आप देखेंगे, पहले तो सोनमर्ग में पूरा होटल्स ही अब आ गए हैं, अब एक और दूसरे पे एक, उसको जैसे वो पहाड़गंज जैसे लग रहा है अब। अच्छा, चलो इस पे बात आगे बढ़ाते हैं कि टूरिज्म न सिर्फ ये कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अहम है, बल्कि कश्मीर के लिए जो परसेप्शन बनाया जाता है, देखो आतंक है, बिल्कुल अलग सा मुल्क है, कई लोगों ने, मुझे लग रहा है कोई करेंसी भी कोई नहीं चल रही है, तो क्या मुल्क में गुडविल नहीं हुआ कश्मीर के लिए? जब वो टूरिस्ट आते हैं, जैसे हम कहते हैं, वो टूरिस्ट बन के आते हैं तो दोस्त बन के वापस जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, बिल्कुल आते हैं, दोस्त बन के वापस जाते हैं। जैसे आपने कहा कि करेंसी भी, मैं जब बॉम्बे एक बार गया तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आपके यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट लगता होगा, तो मैं हैरान हो गया था। तब तो मिलिटेंसी भी नहीं थी, तो लेकिन उसको पुराना परमिट याद हुआ। बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली जो टूरिस्ट यहाँ आता है, एक परसेप्शन चेंज हो गया है कि अब कश्मीर में वो आतंक जो उनको एक डर रहता था, वो डर निकल गया है, काफ़ी हद तक वो डर निकल गया है। अब 90% वो डर निकल गया। मैं कहता हूँ कि काफ़ी लोग अब यहाँ आते हैं, और आने के बाद यहाँ से लोगों को फ़ोन करते हैं कि आप क्या आइए, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने इस साल ऐसे भी ग्रुप देखे जिन्होंने पहलगाम में बैठ के ही दूसरे अपने रिश्तेदारों को बुलाया, और वो भी यहाँ आके चले गए। ये बिल्कुल सही बात आपने कही नज़ीर साहब। डेफिनेटली जो लोग आते हैं वो यहाँ से अब खुश होके जाते हैं, और वो एक चीज़ निकल गया यहाँ से, डर निकल गया। तो यही तो है ना, जब डर निकले इंसान का, वो ना डर छोड़ो, डर तो छूट गया ना, छोड़ गया। हाँ, और कश्मीर का जो एक बार आता है वो यही का हो जाता है। उबैर, आपके थॉट्स? यस, फॉर इलेक्शंस का डेफिनेटली इट्स अ वेलकम स्टेप, और हमें एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उनका जो प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं वो प्रॉपरली समझ सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे होते हैं उनके लिए इजीली एक लोकल जो एक सिंक्रोनेज है वो एक सिंक नहीं होता है इमीडिएटली। इट टेक्स टाइम फॉर देम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द नीड्स, पर्टिकुलरली मैं इंडस्ट्री की बात करूँ या लोगों की बात करूँ। तो एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनको एक बिकॉज दे कम फ्रॉम द कम्युनिटी, उनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या है एज अ होल, एंड एज एन इंडस्ट्री भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो वी एक्सपेक्ट कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बने जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, उनकी लाइफ्स अच्छी बेटर बनाए, इंडस्ट्री का बढ़ावा हो, इकोनॉमी का बढ़ावा हो, एंड आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट गोल की एक्सपेक्टेशंस है हमारी।
और ये बहुत ही पॉजिटिव नोट है नजीर भाई एंड करने का इस कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। काफ़ी उम्मीदें हैं और सबसे उम्मीद है कि जमहूरियत लोकतंत्र बहाल हो रहा हो और लोकतंत्र में ही हर एक की जो ज़रूरतें पूरी होती हैं वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी डल की खूबसूरती के बीच में हम इस प्रोग्राम का, जब हम पर्यटक इंडस्ट्री हो या बागों की बात, एप्पल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ फल रहा है, फूल रहा है। उससे बेहतर कश्मीर फलता फूलता कश्मीर, और उससे बेहतर कश्मीर की तस्वीर आप क्या कर सकते हैं। एक चीज़ है कि सिंस अब हमारे ट्रैवल से, टूरिज्म से भी रिलेटेड है, तो एक हॉर्टी टूरिज्म एक नया एक कॉन्सेप्ट जो अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है, तो आई थिंक एक हमारा भी एक वो सिनर्जी बन सकता है कि टूरिज्म मैंने और देखा हॉर्टिकल्चर कई जगहों पे बागों में अब रखा है, उन्हें हट्स बनाए आप लोगों ने, बिल्कुल। एप्पल भी खाओ और वहाँ रहो। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग आइए तो शायद आप उस बाग में रहिए जहाँ पे आप एप्पल भी खाइए। डल झील में ही नहीं, सिर्फ बाग में भी रह सकते हैं, एप्पल भी उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।